Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start lecture number 3 of P block elements from the topic reactivity of group 15 elements with hydrogen. So the topic is reactivity towards hydrogen. Firstly, let me write the compounds which will be formed when group 15 elements react with hydrogen. वो compound लिख लेते हैं जो कि हाइड्रोजन से रिएक्शन के टाइम बनेंगे. इन सभी कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स बोला जाता है. इन सभी कंपाउंड्स को क्या हम लोग बोलते हैं? हाइड्राइड्स. अब कुछ ऑर्डर्स है एनसीईआरटी में जो कि डायरेक्टली टेबल में दिए हुए हैं या फिर इनडायरेक्टली थ्योरी में दिए हुए हैं. एक लिस्ट बना लीजिए याद करने के लिए. सबसे पहला ऑर्डर जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी बॉन्ड एंथैल्पी का. अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा. दोनों छोटे एलिमेंट्स हैं. नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल है इसलिए कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी. वहीं फॉस्फोरस हाइड्रोजन का थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड बनेगा. आर्सेनिक और हाइड्रोजन का और बड़ा बनेगा. इसी तरीके से बिस्मथ और हाइड्रोजन का सबसे बड़ा बॉन्ड बनेगा. अब आप अपने कॉमन सेंस से बताइए, कोई जो छोटा बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान है या जो लंबा बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान है? अरे ऐसे सोचिए ना, अगर आपके पास छोटी सी स्टिक है तो उसको तोड़ना आसान है या बड़ी स्टिक है उसको तोड़ना आसान है? ठीक है, तो बड़े को तोड़ना आसान है. इसलिए जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो BiH3 को तोड़ने में सबसे कम लगेगी और NH3 को तोड़ने में सबसे ज़्यादा लगेगी. कौन से बॉन्ड को हम तोड़ने की बात कर रहे हैं? ग्रुप 15 एलिमेंट और जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है. तो बॉन्ड एंथैल्पी जिसको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज़ NH3. उसके बाद PH3, देन ASH3, देन SBH3, देन BiH3. That is the order of bond enthalpy. सेकेंड ऑर्डर हम निकालेंगे बॉन्ड लेंथ का. दोनों चीज़ें पैरेलल हैं. पहले हमने बॉन्ड एंथैल्पी को देखा, अब हम बॉन्ड लेंथ को देखेंगे. बॉन्ड लेंथ या इसकी उल्टी हो जाएगी तो क्या होगा? एंटी पैरेलल होगी. बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है? BiH3 की है ना. यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए BiH की सबसे ज़्यादा है. BiH3, SBH3, ASH3, PH3 एंड NH3. ये ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का. अगर अब आपसे बात करी जाए स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड की, बात अब हम करेंगे स्टेबिलिटी की. स्टेबिलिटी कैसे? देखिए सबसे ज़्यादा आपको किसको तोड़ने में आसानी हुई है बताइए? BiH3 को हुई है. तो ये क्या स्टेबल होगा? हाँ स्टेबल तो है भाई, बन रहा है, लेकिन इनके कंपैरिजन में सबसे कम स्टेबल होगा. तो बॉन्ड एंथैल्पी और स्टेबिलिटी पैरेलल चलेगी. NH3, PH3, ASH3, SBH3 and BiH3. This is the order of our stability. नेक्स्ट ऑर्डर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिसिटी. अब ये बेस क्यों होंगे? पहली बात तो कंपाउंड देखिए सबके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये देखिए जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं. अगर आपको मालूम हो तो एक रूल होता है ड्रेगो रूल. ड्रेगो रूल ये बोलता है कि जब हम
टॉप से बॉटम में जाएंगे किसी भी पीरियोडिक टेबल में, और अगर कहीं लोन पेयर आ रहे हैं तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे लोन पेयर इनएक्टिव होता जाएगा। लोन पेयर क्या होगा कि इनएक्टिव हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ड्रेगोज रूल। अगर लोन पेयर इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या वो ईजिली अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। और यहाँ पर बेसिसिटी किस वजह से? OH निकलने की वजह से नहीं है, यहाँ पर बेसिसिटी है लोन पेयर को डोनेट करने की वजह से। जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लुईस बेस। अब क्योंकि नीचे जाते हुए इनएक्टिविटी बढ़ती है लोन पेयर की, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो होगा NH3, then PH3, then ASH3, then SBH3 और then BiH3। अब नेक्स्ट ऑर्डर जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो होगा एसिडिटी का। जाहिर सी बात है बेसिसिटी का ये ऑर्डर है तो एसिडिटी का उल्टा ऑर्डर होगा इसका, बट स्टिल अगर मैं आपको कंसेप्चुअली समझाऊं तो जो BiH3 बन रहा था उसमें से इस H को निकालना आसान था, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड इंथैल्पी थी वो BiH3 की सबसे कम थी, इस H को निकालना सबसे ज़्यादा आसान है। और जो चीज़ H+ दे दे, है ना, वो क्या होती है? वो हमारा एसिड होती है। इसीलिए अब मैंने कंसेप्ट के थ्रू भी बता दिया, और बेसिसिटी का उल्टा एसिडिटी होना ही था, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा BiH3, देन SBH3, देन ASH3, देन PH3, देन NH3। दूसरा, अब हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। अब बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर समझाने से पहले कुछ जनरल में बात कर लेती हूँ, उसके बाद उस चीज़ को मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगी। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम सब ने पढ़ा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है ना सबने, और sp2 भी पढ़ा है, sp भी पढ़ा है। इन सब में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन का होता है। कार्बन के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, एल्काइन में क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वहीं अगर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखें इस तरीके से, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120 डिग्री होता है। अब कहीं 3 बॉन्ड बन रहे हैं, कहीं 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है? बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है? डबल बॉन्ड वाले में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है ना, बट ट्रिपल बॉन्ड बन गए तो और मॉलिक्यूल पास पास आ गए ना, तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ sp2 की ज़्यादा है, लेकिन बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है? sp हाइब्रिडाइजेशन का ज़्यादा है। तो क्या मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो बॉन्ड लेंथ का जो हमारा ऑर्डर आया है, जस्ट अपोजिट वही ऑर्डर बॉन्ड एंगल में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला NH3, देन PH3, देखिए इसका उल्टा ऑर्डर लिखा जाएगा, देन ASH3, देन SBH3, देन BiH3। ये ऑर्डर है हमारे बॉन्ड एंगल का। अब मैं बात करूंगी रिड्यूसिंग टेंडेंसी की। किसी को रिड्यूस करना कौन सा एजेंट कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूस कैसे कर रहे हैं और उनका ऑर्डर ऐसा क्यों है? देखिए कहीं से H+ निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, जा करके दूसरे कंपाउंड में जुड़ रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ इस कंपाउंड से हो रहा है। अगर इस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रहा है तो जो दूसरा कंपाउंड होगा वहाँ जाके जुड़ रहा होगा, और हम हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। फाइन, कहीं अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन निकलना सबसे ज़्यादा आसान कहाँ पे है? BiH3।
में है, सबसे ज़्यादा यही तो हाइड्रोजन निकलना आसान है। अगर सबसे आसानी से हाइड्रोजन BiH3 से निकल रहा है, इसका मतलब सबसे आसानी से रिड्यूस कौन कर देगा, दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कौन कर देगा, BiH3 कर देगा। तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, BiH3, SBH3, ASH3, PH3 एंड NH3। ये ऑर्डर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर मैं ऑर्डर आपसे बात करूँ ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर ऑर्डर हमको रिड्यूसिंग एजेंट का मालूम है, ऑक्सीडाइजिंग का लिखना है, तो क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। देखिए इतने सारे ऑर्डर्स को देख करके डरिएगा नहीं, क्योंकि ये सारे कंसेप्चुअली निकल रहे हैं। भाई बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कहीं पर एसिडिक क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल की किस तरीके से निकल गई। अब ये सारे ऑर्डर मैं भी कोई याद थोड़ी कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो जो है कंसेप्ट वाइज मैं आपको बता रही हूँ, ये कंसेप्ट अगर आप अपने दिमाग में लगा लेंगे तो ये सारे ऑर्डर निकलते चले जाएंगे। इतना कोई हुआ नहीं है ये ऑर्डर्स याद करना इसके, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर जो मेनली जो आपको याद करना है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर इसके। फाइन, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे पहली बात तो इतना डेविएशन क्यों आता है। जो NH3 है ना वो क्या करता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है। तो जितना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट NH3 का हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा NH3। अच्छा एक बात और बता दूं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के जो आपके ऑर्डर दिए हुए हैं उसमें BiH3 के मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए BiH3 इस ऑर्डर में प्लेस मैंने नहीं करा है। हालांकि बॉइलिंग पॉइंट में BiH3 की वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ 290, तो मैं यहाँ पर इसको इस ऑर्डर में प्लेस कर दूँगी। फाइन, तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की हम बात कर रहे थे। सबसे ज़्यादा NH3 का है, फिर SBH3 का है, फिर ASH3 का है, देन PH3। दूसरा हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले NH3 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा BiH3, फिर आएगा SBH3, फिर आएगा NH3, ठीक है। BiH3, SBH3, NH3, अब यहाँ पर आएगा ASH3, देन PH3। ये दोनों ऑर्डर याद करने हैं। फाइन, अब नेक्स्ट हम हेडिंग पे आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर 2 सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनता है, एक E2O3, एक E2O5। फाइन, E2O3 एंड E2O5। ये यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को बताता है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। अब सबसे पहले जो एलिमेंट्स बनेंगे मैं उनके फॉर्मूले लिख लेती हूँ। N2O3 बनेगा, P2O3 बनेगा, AS2O3 बनेगा, Sb2O3 बनेगा और Bi2O3 बनेगा। अगर E2O5 है तो कैसे बनेंगे,
N2O5 P2O5। हालांकि हो सकता है इसमें कुछ कंपाउंड रियल में एग्जिस्ट ना करते हों, जैसे कि बिस्मुथ में देखा था ना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं थी, खाली कहाँ पर हमको मिल रहा था, खाली BiF5 में मिल रहा था। बट स्टिल अगर क्वेश्चन में BiCl5 अगर कहीं ऑर्डर में गलती से अगर दे दिया हाइपोथेटिकल, तो आपको उस टाइम मानना पड़ेगा, ठीक है। AS2O5, Sb2O5 एंड Bi2O5। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर दो कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है जैसे N2O3 और N2O5, अब आप दोनों जगह नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है, मतलब मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक कैरेक्टर। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ट्राई ऑक्साइड्स हैं, मतलब जिनमें O3 आता है और जिनमें O5 आता है, उसमें से ज़्यादा एसिडिक ये हैं। अगर ऑर्डर आए तो एसिडिक कैरेक्टर इस तरीके से आएगा, ये है इनका एसिडिक कैरेक्टर। अगर अब इन्हीं में बात करी जाए कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है N2O3 P2O3 में, तो मैं आपको बताऊं N2O3 और P2O3। देखिए मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। फाइन। AS आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। बिस्मुथ क्या है, बिस्मथ है भाई हमारा मेटल, तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा। ये तो हमने दो सीरीज को कंपेयर करा था कि N2O3 और N2O5 में N2O5 ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। बट इन जनरल जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनके ऑक्साइड में कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है, अभी आपको हैलाइड पढ़ाऊंगी, जस्ट इसके बाद का ही टॉपिक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि नाइट्रोजन जो है पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, बट यहाँ पर आपको N2O5 देखने को मिलता है। इसलिए क्या है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स पेंटा ऑक्साइड। हालांकि खाली नाइट्रोजन नहीं है, इट इज़ डाई नाइट्रोजन। तो मोर करेक्टली अगर मैं इसको डाई नाइट्रोजन लिख दूं तो भी ठीक है। डाई नाइट्रोजन फॉर्म पेंटा ऑक्साइड, बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड। वाई पेंटा हैलाइड क्यों नहीं बना सकता, अभी आगे बताऊंगी। क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इसी चीज़ से निकल आती हैं कि डी ऑर्बिटल है या नहीं है। डी ऑर्बिटल के ना होने से ये पेंटा ऑक्साइड नहीं बना पाता है। नेक्स्ट हम आएंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। जब ये जैसे हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहे थे तो हम इनको हाइड्राइड बोल रहे थे। फाइन। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा तो जो कंपाउंड बन रहा था उनको ऑक्साइड बोल रहे थे। अब जब ये हेलोजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो जो कंपाउंड बनेंगे, जैसे कि बन गया NF3, फाइन, BiF3, तो ये इनको हम क्या बोलेंगे, हैलाइड्स बोलेंगे। ठीक है, जो कंपाउंड बनेगा उनको हम हैलाइड बोलेंगे। अगर कंपाउंड में फ्लोरीन है तो फ्लोराइड बोल दिया, अगर Cl है तो क्लोराइड बोल दिया, Br है तो ब्रोमाइड बोल देंगे, आयोडीन है तो आयोडाइड बोल देंगे। अब जैसे कि ऑक्सीजन में दो सीरीज बन रही थी, E2O3 E2O5, उसी तरीके से हेलोजन में भी दो सीरीज बनेंगी, एक EX3 एंड
EX5। अब यहाँ पर E क्या है? E तो है ग्रुप 15 का एलिमेंट, और X क्या है? X है हेलोजन। X क्या है? हेलोजन। अब EX3 है और EX5 है। अब यहाँ पर जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा। समझा देती हूँ। सपोज दो कंपाउंड दिए हुए हैं आपको, PCl3 एंड PCl5। यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। अब ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है वो मोर कोवेलेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम फजान्स रूल में पढ़ते हैं कि अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो ज़्यादा पोलराइज कर लेता है, और जितना पोलराइजेशन होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये फजान्स रूल की बात है। इसलिए जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर कोवेलेंट है, मतलब मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। फाइन। अब यहाँ पर मोर ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के दो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, और अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड के केसेस में है तो वो ज़्यादा एसिडिक भी है। इसलिए क्या है कि जो EX5 है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं। अब पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ये करेंगे कि नाइट्रोजन डजंट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पहले मैं PCl5 का एग्जाम्पल लेती हूँ। ये PCl5 है। फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 3s2 3p3 होगा। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन। ये कब कहानी है? ये है ग्राउंड स्टेट में। अब हमने इसको एक्साइट कर दिया। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, एक D पूरा आगे खाली पड़ा हुआ था। 1 2 3 4 एक कंपार्टमेंट और बना देती हूँ। ये D ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा था, जो ये एक्साइट हुआ ये जाएगा D ऑर्बिटल में। ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा। ठीक है। जब एक क्लोरीन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ से क्या बन जाएगा? PCl5 बन जाएगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d, मतलब एक D वाला ऑर्बिटल भी चाहिए होगा। बट नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2s2 2p3 है, तो 2d तो मिलता ही नहीं है। तो नाइट्रोजन में क्या है? D ऑर्बिटल नहीं है। जब नाइट्रोजन में D ऑर्बिटल नहीं है तो ये पेंटाहेलाइड्स नहीं बना सकता, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। इवन अगर मैं ट्राई हैलाइड की भी बात करूं, नाइट्रोजन के ही ट्राई हैलाइड्स की बात करूं, ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो भी खाली NF3 हमको देखने को मिलता है। समझ रहे? खाली NF3 हमको देखने को मिलता है। NCl3 हो, NBr3, Ni3, ये हमको देखने को नहीं मिलते हैं। इवन NCl3 NCERT की मेन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट जब आप NCERT एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ऐसे तो अभी मुझे क्वेश्चन याद नहीं, बट उसका आंसर ये है कि जो NCl3 है वो एक्सप्लोसिव है। NCl3 आप लिख सकते हैं, NCl3 एक्सप्लोसिव है। अगर गलती से कहीं बन भी गया तो तुरंत टूट जाएगा। वैसे तो मिलता ही नहीं है, अगर कहीं मिल भी गया, किसी रिएक्शन से बन गया, तो NCl3 एक्सप्लोसिव होता है और ये स्टेबल ही नहीं होगा। अब अगर बिस्मुथ की बात कर लें, बिस्मुथ के पेंटाहेलाइड्स की बात करनी है मुझे। BiCl5 नहीं मिलेगा, BiF5 मिलेगा, BiI5 नहीं मिलेगा, BiBr5 नहीं मिलेगा। खाली क्या मिल रहा है? BiF
F5। तो बिस्मत में भी खाली BiF5 ही मिलता है और यहाँ पर नहीं मिलता है। और अब खाली F5 क्यों मिलता है, ये क्यों नहीं मिलते हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खाली यही अनपेयर करवा पाता है इलेक्ट्रॉन को ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये भी पिछले लेक्चर में, इससे पहले का जो लेक्चर नंबर 2, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ तक कि जितने भी उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी या जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इंडिविजुअल जो उसके कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डाई नाइट्रोजन, HNO3, PCl3, PCl5, PH3, ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। फाइन।